इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं। और ये फेफड़े के ये क्या थोड़ा चित्र है, लगभग सा फुफ्फुस देती है, छोटी आंत यानी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। एक अलग वन शॉट में क्या होगा, बहुत स्पीडली फास्ट। जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने फिर से लेके आए एक नया वीडियो। और हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे मानव में पाचन यानी मानव में पोषण, उसका लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने किया था पूरे चैप्टर का। आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर नंबर 4 जैव प्रक्रम और शुद्रांत में पाचन यानी छोटी आंत में पाचन से हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम यानी चित्र देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा सकता हूँ कि ये जो था इसमें हम लोगों ने पाचन समझ लिया था। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, आमाशय यानी जठर भी बोला जाता है। क्या बोलते थे इसको? आमाशय। और आमाशय के तुरंत बाद जो आपके पेट में जो जठर आई है उसके तुरंत बाद जो होती है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है छोटी आंत, यानी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। एक अलग से डायग्राम पूरा का पूरा यहाँ पर रखा गया है जो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इसकी बेसिक नॉलेज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दी थी। उसमें क्या दिया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये छोटी आंत है कितनी लंबी हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जो छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 6 to 7 मीटर लंबी हो सकती है। कितनी लंबी हो सकती है? 6 to 7 मीटर। और ये डिपेंड करता है कि अलग अलग प्राणियों में कितनी लंबी होगी। विभिन्न प्राणियों में इसकी लंबाइयाँ क्या होगी, अलग अलग होगी। मांसाहारी होंगे और क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। तो जो मांसाहारियों की छोटी आंत होती है वो थोड़ी कम लंबी होती है, वो क्या होती है, कम लंबी होती है कंपैरेटिवली। और ये क्या होती है, अधिक लंबी होती है। आप देखोगे तो ये कौन सी होगी, अधिक लंबी होगी। किस में? शाकाहारी में। किस में? शाकाहारियों में। और मांसाहारियों में ये थोड़ी होती, कैसी होती है, छोटी होती है। किस में? मांसाहारी में। ठीक है, लंबाई इसकी थोड़ी क्या होती है, कम होती है। कारण क्या होता है, क्योंकि मांसाहारी है जो वो प्योरली क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, या जो भी बोलो ये क्या खाते हैं, इनका भोजन क्या है, मांस है। लेकिन इन शाकाहारियों का भोजन क्या है, वनस्पतियाँ। क्या है? वनस्पतियाँ यानी पौधे हैं। तो इसमें पाया जाता है सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। क्यों लंबी होती है? क्योंकि इसमें पाया जाता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज का पाचन इजीली नहीं होता है। सेल्यूलोज पाया जाता है हरे कलर का, ठीक है, जिसकी वजह से अपने को थोड़ा बहुत प्लांट कभी कभार हरा भी दिखता है। और ये सेल्यूलोज का पाचन जो है वो इजी नहीं होता है, इसके लिए इसमें समय लगता है इसके पाचन में। तो जो छोटी आंत होती है वो थोड़ी लंबाई में बड़ी होती है। अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक में आते हैं, मनुष्य के पाचन पे। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन में हम लोग आज क्या समझेंगे, शुद्रांत में पाचन। पूरा का पूरा टॉपिक यूँ समझ लेंगे। शुद्रांत के पाचन में किसकी किसकी भूमिका अहम होती है, मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि जो शुद्रांत के पाचन में होता क्या क्या है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट बना के लिखूंगा, आपको वही लिखना है और वही ध्यान में यहाँ पर रखने हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट लिखूंगा और अगली स्लाइड पे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। सबसे पहले शुद्रांत जो है वो क्या करती है, शुद्रांत यह वसा, किसके, वसा, ठीक है, और चर्बी, वसा या चर्बी एक ही हो गई हमारी। वसा, कार्बोहाइड्रेट, क्या, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल है। और क्या लिखेंगे, प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल है। प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल है, पूर्ण पाचन का स्थल है, स्थल है। अब भाई साहब ये स्थल है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन का। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की जो शुरुआत है वो तो मुख से हो गई थी, मुंह से ही हो गई थी, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय से हो चुकी थी, लेकिन छोटे आंत में आते आते इन सब का पाचन पूरी तरीके से यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करें वसा यानी फैट या चर्बी की बात करें तो इसके पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, छोटी आंत से ही होती है। लेकिन ये जो हमारी छोटी आंत है इसमें सभी का पाचन हो जाता है, तीन जो चीज़ है मेन, इन सब का पाचन क्या हो जाता है, यहाँ पर आकर हो जाता है। साथ ही यहाँ पर शुद्रांत में पाचन के लिए कुछ ग्रंथियाँ काम करती है। कौन सी? कुछ ग्रंथियाँ, ठीक है। पाचन सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, शुद्रांत में पाचन सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, सहायक 2 ग्रंथि है। कौन सी है? ग्रंथियाँ
कौन सी है? एक है अग्नाशय, कौन सी है? अग्नाशय, याद रखेंगे। जैसे मैं जितनी बार बोलता आपको इतनी बार इनका नाम दोहराना। अग्नाशय और यकृत, अग्नाशय और क्या है? यकृत, अग्नाशय और क्या है? यकृत। ठीक है, ये दो है, एक ये वाली हो गई और एक क्या हो गई? ये वाली हो गई। अब अग्नाशय और यकृत दो यहाँ पर पाचन ग्रंथियाँ है। लेकिन अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हमारा भोजन यहाँ से नली से होता हुआ आमाशय में गया, आमाशय में उसका पाचन हुआ, तो हम लोगों ने पढ़ा था उधर अम्लीय माध्यम बनाना पड़ता है। अम्लीय माध्यम क्यों? कि पेप्सिन भोजन को पेप्सिन में बनाना है, अम्लीय माध्यम होना चाहिए वहाँ पर। और एसिडिक माध्यम में जब वो खाना पचने लगता है तो अब वो छोटी आंत में आता है तो वो भी कैसा होगा? एसिडिक ही होता है, यानी अम्लीय होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँगा कि भाई अग्नाशय जो है वो एसिडिक माध्यम में काम नहीं करता। सबसे पहली चीज़ क्या है? अग्नाशय के एंजाइम या अग्नाशय का जो अग्नाशयिक रस है वो एसिडिक माध्यम पे कार्य नहीं करता है। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? अग्नाशयिक, अग्नाशय से उत्पन्न अग्नाशयी रस, कौन सा? अग्नाशयी रस के एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते हैं, अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते हैं, अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते हैं। तो इसको कैसा माध्यम चाहिए? क्षारीय चाहिए। क्या? काम नहीं करते, नहीं करते। अतः हमें क्या करना पड़ेगा? अतः मैं यहाँ पे लिखूँगा, अतः भोजन को कैसा बनाना पड़ेगा? भोजन को क्षारीय बनाना है। कैसा? क्षारीय बनाने के लिए, क्षारीय बनाने के लिए क्षारीय कौन बनाएगा? तो क्षारीय बनाने के लिए क्या करते? यकृत का पित्तरस। किसका? यकृत, किसका? यकृत का पित्त रस की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अब मैं समझा देता हूँ आपको कि यकृत कहाँ होता है हमारी बॉडी में और अग्नाशय कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बात क्या समझी कि आमाशय से जो छोटी आंत में भोजन आया वो अम्लीय होता है शुरुआत में, लेकिन उस पर अग्नाशयी रस काम नहीं करेगा। ठीक है, अग्नाशयी रस उस पर काम नहीं करेगा, तो अग्नाशयी रस को क्या करना पड़ेगा? अब उसको काम करने के लिए अग्नाशयी रस उस पर काम करे, इसके लिए यकृत अपना रस देता है उसको। कौन सा रस देता है? पित्त रस देता है। चलिए तो पहले इनके जो ग्रंथियाँ हमारी उसके बारे में थोड़ा समझ लेते। कौन कौन सी ग्रंथियाँ मेरे पास है यहाँ पर? ये दोनों ग्रंथियों के बारे में थोड़ा एक बार पता लगा लेते हैं। तो पाचन ग्रंथियाँ यहाँ पे मैंने निकाल के रखी है, जिसमें से एक मेरे को बताना था कौन सी? अग्नाशय। तो आप ये देख पाओगे, ये हमारा क्या आमाशय है और ये क्या है? छोटी आंत है, और इसके पास आप ये एक आकार देख पाओगे ऐसा, देखो ये वाला, ये क्या है? अग्नाशय है। ये क्या है? अग्नाशय। ठीक है, अभी अग्नाशय का क्या होगा भाई? अग्नाशय वाहिनी से होता हुआ यहाँ पर इसके अंदर आएगा एक अग्नाशयी रस आएगा। इसके अंदर क्या आएगा? अग्नाशयी रस आएगा। लेकिन अग्नाशयी रस इस पे काम करे, इसके लिए क्या माध्यम कैसा चाहिए? क्षारीय चाहिए। अग्नाशयिक रस जो है वो क्षारीय माध्यम क्यों ही क्षारीय माध्यम पर ही कार्य करेगा, उसको अम्लीय माध्यम नहीं चाहिए। तो अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने के लिए यहाँ पर ये देखो एक लीवर है हमारा। क्या है? देखो इस चित्र में आप देख पाओगे, इसको क्या लिखा है? लीवर, यानी यकृत। ये क्या है? यकृत। इसको क्या कहेंगे अपने? यकृत। ये चित्र में इसलिए लाए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए चीज़ें। ये क्या है? यकृत यानी लीवर। अच्छा, यकृत क्या निकालता है? तो यकृत यहाँ पे निकालता है पित्त रस। क्या? पित्त रस उत्पन्न करेगा।
पित्तरस। उसके दो काम है, पित्तरस के काम कितने हैं? दो काम है। पहला क्या है? अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाना। क्या? माध्यम को क्षारीय बनाना। क्षारीय बनाना किसको क्षारीय बनाएंगे? माध्यम को, जो भोजन का माध्यम है उसको कैसा बनाएंगे? क्षारीय बनाएंगे। साथ ही दूसरा काम क्या है कि फैट की यानी वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिका होती है उसको छोटे छोटे में करना। जैसे कि ये फैट, ये बहुत बड़ी गोलिका है। अब ये फैट है, इसका पाचन भी छोटे आंत में ही होता है, लेकिन इतनी बड़ी फैट पर जो एंजाइम है वो काम नहीं करेंगे, तो इसको क्या करेगा? तोड़ेगा। ये क्या करेगा? छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देगा, यानी इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सीकृत कर देगा। ये काम कौन करता है? पित्तरस करता है। कौन करता है? पित्तरस करता है। अब यहाँ पर हमने बताया था अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता? अग्नाशयिक रस। क्या निकलता है? अग्नाशयिक रस यहाँ पर निकलता है। बट अग्नाशयिक रस से वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं करेगा, तो उसका कैसा चाहिए? क्षारीय माध्यम। और क्षारीय माध्यम के लिए क्या आएगा यहाँ पर? यकृत अपना काम करेगा, यकृत स्रावित करेगा, पित्तरस छोटी आंत में डालेगा। फिर पित्तरस क्या करेगा? माध्यम को कैसा बना देगा? क्षारीय बनाएगा। साथ ही वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं उसको तोड़कर छोटी में कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों क्या थी? हमारी पाचन ग्रंथियाँ थी जो सहायक भूमिका यहाँ पर निभाती है। चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा। यानी मैं इधर ये लिख सकता हूँ यकृत का पित्तरस की आवश्यकता होगी। देखो मैंने क्या लिखा है? क्षुद्रांत यह वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल, ये समझ में आ गया है। दूसरी क्या है? पाचन सहायक ग्रंथियाँ अग्नाशय और यकृत। पाचन सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? अग्नाशय और यकृत है। ठीक है भाई। अगली चीज़ क्या है? अग्नाशय से उत्पन्न अग्नाशयिक रस के एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते। इसके लिए क्या करेगा? अतः भोजन को क्षारीय बनाने के लिए यकृत का पित्तरस की आवश्यकता होती है। अब मैं पित्तरस के बारे में यहाँ लिखूँगा कि पित्तरस ये क्या करेगा? पित्तरस यह भोजन को क्षारीय बना देगा। कैसा बनाएगा? क्षारीय बना देगा। भाई ये इसका काम था, क्षारीय बनाएगा। साथ ही मैं अभी एनसीईआरटी भी लेके आऊँगा, आप वो वहीं से भी रीड करवाऊँगा। ठीक है, क्षारीय बनाएगा। इससे हेल्प क्या मिलेगी कि भाई अग्नाशयिक रस अपना कार्य कर सके। अब दूसरा क्या करेगा? तथा वसा की बड़ी गोलिकाओं को, वसा यानी क्या होती है? फैट यानी चर्बी। वसा की बड़ी गोलिकाओं को कैसा करेगा? छोटा कर देगा। बड़ी जो गोलिका होती है उसको क्या करेगा? गोलिकाओं को कैसा कर देगा? छोटा कर देगा। तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेगा, सूक्ष्म कर देगा। मैं शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ, सूक्ष्म कर देगा। चलिए भाई, अब ये वाली लाइन आपको समझ में आई? भाई साहब क्या लिखा? इतना आपको पता चला। अब ये यकृत का कौन सा? पित्तरस की हम लोग बात कर रहे थे। पित्तरस ने अपना काम कर दिया। भाई पित्तरस का काम क्या था कि भाई अग्नाशय ने एक शर्त रखी। अग्नाशय आया, भाई ये जो अग्नाशय मेरे पास है उसने शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? कि भाई हम तभी काम करेंगे, क्या बोला? हम तभी काम करेंगे जब माध्यम कैसा हो? क्षारीय हो। मुझे एसिडिक माध्यम पसंद नहीं है, क्योंकि भोजन तो एसिडिक माध्यम से ही आ रहा है। तो अग्नाशय ने अपने नाटक चालू कर दिया। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सामने वाली पार्टी में जब कोई कमी हो तो उसी कमी का सॉल्यूशन उसके विपरीत वाली पार्टी मांगती है। यानी इधर क्या कमी है? भाई ये एसिड लेके आया है साथ में, और ये क्या बोलेगा अग्नाशय? भाई साहब मैं तभी काम करूँगा जब क्या मेरे पास क्या होगा? यहाँ पर माध्यम कैसा होगा? क्षारीय होगा, यानी बेसिक माध्यम होगा। तो भाई इसका सॉल्यूशन लेकर आता हमारा लीवर। क्या लेके आता? लीवर यानी यकृत लेके आता है। यकृत तुरंत ही क्या निकालता? भाई सब पित्तरस निकाल देता है। बोलेगा ले भाई पित्तरस मैंने दे दिया। अब पित्तरस एक नहीं दो काम करेगा। पित्तरस क्या बोलेगा? ले भाई मैंने माध्यम को कर दिया क्षारीय, और साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ? वसा की बड़ी गोलिका को छोटा कर दे रहा हूँ। ले भाई अब तो काम करेगा ना, मैंने तेरे दो काम कर दिए। माध्यम को भी क्षारीय बना दिया, साथ ही क्या कर दिया? बड़ी गोलिका को कैसा कर दिया? छोटा कर दिया। अब हो गया भाई सब अग्नाशय खुश। तो अग्नाशय में से क्या निकलेगा? अब अग्नाशयिक रस निकलेगा। उसमें होंगे एंजाइम।
एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम। वो एंजाइम अपना काम करेंगे, यानी उत्सेचक भी हम लोग कहते हैं। अब उनमें कौन से एंजाइम होते हैं हम लोग समझते हैं आगे का, बट चलिए एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इस टॉपिक में, क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में कई बार हम देखते हैं कि हमें यही समस्या थोड़ी बहुत होती है। हाँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षुद्रांत, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल, ये हम लोग समझ लिया। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से स्रवण प्राप्त करती है, बहुत बढ़िया है। छोटी आंत क्या करती है, यकृत और अग्नाशय से रस प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशय के एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अग्नाशय के एंजाइम उस पर काम नहीं करेंगे अम्लीय भोजन पे, उसको कैसा बनाएंगे हम लोग, अब क्षारीय बनाएंगे। साथ ही क्या दिया है, यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। अब यकृत से स्राव होने वाला पित्तरस जो है वो ये काम करेगा, क्या करेगा, भोजन को क्षारीय बनाएगा। यह वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है और पित्त लवण उन्हें क्या कर देता है, छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे कि एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब अग्नाशय अपना लेकर आया भाई साहब, क्या लेकर आया, अग्नाशय रस का स्रावण करता है। बोलेगा अब ठीक है, अब माध्यम कैसा हो गया है, एसिडिक से कैसा हो गया, बेसिक हो गया, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, और इमल्सीकृत वसा पर पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। चलिए भाई इसको भी हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं, जहाँ लिखना है हमको। क्या लिखेंगे हम लोग भाई, अगली लाइन क्या लिखूँगा, अब अग्नाशय से स्रावित मतलब समझ रहे हो, रिलीज, स्रावित अग्नाशयी रस में क्या होता है, अग्नाशयी रस में क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन कौन सा होता है, में ट्रिप्सिन, पहला कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, और दूसरा हमारी बुक में कौन सा दिया है, लाइपेज, कौन सा, लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। ये इतने एंजाइम होते हैं। अब इनके काम भी तो देख लेते हैं ना कि ट्रिप्सिन क्या कर रहा है और लाइपेज क्या कर रहा है। ट्रिप्सिन कर रहा है प्रोटीन का पाचन भाई साहब, क्या कर रहा है, अगली लाइन में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ट्रिप्सिन किसका काम करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और लाइपेज क्या करेगा, और लाइपेज क्या करेगा भाई, लाइपेज और लिख देता हूँ मैं, और लाइपेज ये जो छोटी हमारी गोलिकाएं थी ना, एक बड़ी गोलिका को छोटा में कन्वर्ट किया था पित्त लवण ने, यानी पित्तरस ने, तो वो इमल्सीकृत वसा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा का पाचन करेगा, बहुत बढ़िया भाई। चलो जिसकी हमें आशा थी वो काम तो हो रहा है। अब भाई साहब हम लोग आएंगे, अब फिर से नोट्स पे आएंगे, एनसीईआरटी वाले में रीड करते हैं क्या हमने सही लिखा है, देख लेते भाई। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती, अच्छा ये हो गया, अग्नाशय रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र स्रावित करती है आंत्र रस। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। अब भाई साहब अब छोटी आंत में अपना काम है, अब ये अपना भी काम लेकर आइए। छोटी आंत की भित्ति में मैं क्या लिखूँगा, यानी छोटी आंत या क्षुद्रांत भी लिख सकते हैं, ठीक है। छोटी आंत की भित्ति में, इसकी भित्ति में क्या होती है, भित्ति में आंत्र ग्रंथियाँ होती है। कौन सी होती है, आंत्र ग्रंथियाँ होती। ये जो दो ग्रंथियाँ थी वो तो आंत्र के अलावा की थी, अब इनकी भी ये आंत्र ग्रंथियाँ होती है, होती है। वो आंत्र ग्रंथियाँ क्या करती है, आंत्र रस का स्रावण करती है। वो क्या करती है, आंत्र रस का
स्रवण करती हैं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात हुई भाई कि आंत्र रस का स्रवण तो हो रहा है। ठीक है, साथ ही अब ये आंत्र रस क्या करेगा? आंत्र रस, इसके कार्य मैं लिख देता हूँ। आंत्र रस ये क्या करेगा? इनका पाचन कर देगा और वो कन्वर्ट कर देगा। किसको किस में करेगा? लिख देते हैं यहाँ पर अलग से, अलग कलर में थोड़ा फील है इसका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट से क्या बना लेता है भाई साहब? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किस में कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में। और इसकी तो आवश्यकता हमें बहुत होती है। साथ ही में वसा का कन्वर्जन किस में कर लेता है? वसा यानी फैट। ठीक है, क्या? फैट। तो इसका किस में कर देता है? फैटी एसिड या वसा अम्ल। क्या? वसा अम्ल में कर देता है, यानी इसको क्या बोलेंगे? फैटी एसिड। क्या? फैटी एसिड। और साथ ही में दूसरा कन्वर्जन क्या है? दूसरा इसमें क्या है? ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल। कभी आपने वो पेरिस वाला कौन सा साबुन आता है ना, जिसके आर पार दिखाई देता है, उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी एक ऑयली फेस उसमें ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या? ग्लूकोज में। वसा का क्या हो गया? वसा अम्ल। और प्रोटीन का किस में करेगा? प्रोटीन का पाचन किस में करेगा? प्रोटीन का कन्वर्जन किस में आ जाएगा? एमिनो एसिड। क्या? अमीनो एसिड। कौन सा एसिड? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में कर देगा कन्वर्जन। ये किसका काम था? आंत्र रस का काम था। आंत्र रस का कार्य, ये भी आपको साथ में इसी नोट्स में लिख देना है। छोटी आंत का काम इतना ही, यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। छोटी आंत की जो ल्यूमेन यानी इसको जो भित्ति होती है, जैसे कि भाई साहब ये है, मैं छोटी आंत को इसका ट्रांसफर सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट, जैसे कि भाई साहब मेरे पास ये चीज़ है ये, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ छोटी आंत। जैसे कि भाई साहब ये पूरी ये 2 बोतल मिला के मैंने क्या बना लिए? एक बना दी है छोटी आंत, लेकिन मैंने इसको बीच में से काट दिया और इसको ये वाला जो भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट। ये वाला भाग जब हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? यहाँ पर इसकी कुछ भित्तियाँ दिखाई देगी, इसकी भित्तियाँ होगी। और भित्तियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में हम डिटेल में और बड़ी कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर है ना ऐसे ऐसे उंगली नुमा है ना रोम पाए जाते, कुछ ऐसे 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 और ऐसे, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम। ये क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम। अब मैं अगली लाइन लिखूँगा, आंत्र की भित्ति में। क्या? आंत्र की भित्ति में क्या पाए जाते हैं? भित्ति में उंगली नुमा। कैसे? अंगुली नुमा यानी अंगुली जैसे, अंगुली नुमा उभार दिखाई देते हैं। कैसे? उभार पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पाए जाते हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? दीर्घरोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। और इन दीर्घरोम का काम क्या है पता है? इन दीर्घरोम का काम क्या है? चलो वो भी बता देते हैं, वो भी बुक में दिया ही है भाई। दीर्घरोम क्या करेगा? अवशोषण का कार्य करेगा। ये दीर्घरोम में क्या करेगा? छोटी आंत के अंदर हमारा बना क्या है? ग्लूकोज बन चुका है, फैटी एसिड बन चुका है, ग्लिसरॉल यानी अमीनो एसिड बन चुका है, तो इसको खींचना भी तो पड़ेगा। अब छोटी आंत है, उसकी भित्ति होती है अंदर वाली, उसके अंदर ऐसा अंगुली नुमा अंग होते। वो क्या करते थे? यहाँ से मान लीजिए हमारा बना था ग्लूकोज फैटी एसिड जो कुछ भी इसको बना था, तो उसको क्या करेगा? ऐसा अंदर खींच लेगा ऐसा, और क्या करेगा? खून की नलियों के साथ मिला देगा, ब्लड वेसल्स के साथ मिला देगा। यानी ये क्या करता है? यहाँ पर लिखूँगा मैं दीर्घ रोम। क्या? दीर्घ रोम भोजन के घटकों का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। भोजन के घटकों का अवशोषण करेगा। अवशोषण शोषण करेगा। ये बहुत अच्छी बात हुई। चलिए भाई, तो यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म होता है? शुद्रांत में पाचन यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। छोटी आंत में पाचन हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से हम लोग एक बार देख लेते, उसका रिवाइज कर लेते। शुद्रांत ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पूर्ण पाचन का स्थल है, सबसे पहली लाइन।
साथ ही में पाचन सहायक ग्रंथियाँ इसमें क्या है, अग्नाशय और यकृत है। ये अग्नाशय और यकृत का इसमें बहुत मतलब हेल्प मिलती है, बहुत काम पड़ता है। अगला क्या है, अग्नाशय से उत्पन्न अग्नाशय रस के एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते हैं या कार्य नहीं करते हैं, वो अपना काम नहीं करेंगे। अग्नाशय से उत्पन्न अग्नाशय रस क्या बोलेगा, उसके अंदर एंजाइम होता है, बोले भाई हम काम नहीं करेंगे, कौन से माध्यम पे, अम्लीय माध्यम पे। तो इसका सॉल्यूशन करता है हमारा भाई लीवर। अतः भोजन को क्षारीय बनाने के लिए यकृत का पित्त रस की आवश्यकता होती है। तो पित्त रस ये भोजन को क्षारीय बनाएगा तथा वसा यानी फैट की बड़ी गोलिकाओं को क्या कर देगा, तोड़कर सूक्ष्म कर देगा। यानी जो बड़ी गोलिका होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, छोटी 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 छोटी। इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इमल्सीकरण। क्या कहते हैं, इमल्सीकरण या इमल्सीकृत ये गोलिकाएं हैं। फिर क्या हुआ, अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होता है। अब बोले अब तो भैया काम करोगे, अब तो लीवर ने पूरा काम ख़त्म कर दिया। तुम्हारे जो नाटक थे कि हम एसिडिक माध्यम पे काम नहीं करेंगे, हम यही दोनों के नाटक थे, अब क्षारीय बना दिया। अब ये भाई आएंगे, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन करेगा। छोटी आंत की भित्ति में आंत्र ग्रंथियाँ होती है जो आंत्र रस का स्रावण करती है, और आंत की भित्ति में भी ग्रंथियाँ होती है जो क्या करती है, आंत्र रस का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, वसा को वसा अम्ल में कन्वर्ट कर देना और प्रोटीन को क्या, ग्लिसरॉल या अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना। फिर आंत्र की भित्ति में अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिसे हम दीर्घरोम कहते हैं, और वो क्या करेंगे, दीर्घरोम जो है भोजन घटकों का अवशोषण करेंगे। यानी जो ग्लूकोज बनाए, फैटी एसिड बनाए, अमीनो अम्ल बनाए, उनको खींचेगा, उसको उपयोग भी तो करना बॉडी में ले जाकर। ठीक है, समझ में आए भाई। ये था हमारा छोटी आंत में पाचन। चलिए ये इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे की ओर। हाँ, अभी पाचन के अंदर एक चीज़ और बाकी रह गई। बाकी क्या रह गया भाई, अच्छा ये थे, ये क्या थोड़ा चित्र है लगभग सा सड़ा गला सा, जिसको लाए थे कि कुछ समझ में आए लेकिन कुछ काम का नहीं है फिलहाल। अब हम समझेंगे यहाँ पर बड़ी आंत में पाचन। क्या, बड़ी आंत में, बड़ी आंत यानी बृहदांत्र। क्या, बृहदांत्र, बृहदांत्र नहीं, बिग इंटेस्टाइन। अब ये क्या काम करेगी भाई, बड़ी आंत भी तो होती है ना शरीर में। ठीक है, बड़ी आंत भी होती है। मैं चित्र में यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि कहाँ गई हमारी बड़ी आंत। इसमें हम देख पा रहे, देखो भाई ये थी छोटी आंत वाला भाग, और ये कौन सा चालू हो जाता है, ये बड़ी आंत, बृहदांत्र। कौन सा है, बृहदांत्र। और बृहदांत्र के बाद भोजन क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में शरीर से बाहर आ जाता है। तो बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है, बड़ी आंत जो हमारी बुक में दिया है वो क्या करती है, मुख्य रूप से जल का अवशोषण करती है। किसका, जल का अवशोषण करती है। भाई जल का तो बाकी रह गया था क्योंकि हमने खाया पिया है, खाया ही थोड़ी है, पिया भी तो है ना हमने, क्या हमने पिया भी तो है। तो जल का अवशोषण कौन करेगा, बृहदांत्र करेगी या करेगा, जो समझ लेना है। ठीक है, इसके साथ पाचन हो जाता है खत्म, तथा बचा हुआ क्या, बचा हुआ अपच पदार्थ, क्या, अपच पदार्थ, उसका क्या हो जाता है, ये आ जाता है बाहर। पदार्थ मल द्वार या गुदाद्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। क्या किया जाता बेचारे को, निष्कासित। वो तो सभी करते हैं, सुबह उठते उठते पहले भागना वही होता है, निष्कासित किया जाता है। बहुत बढ़िया, इतना हो गया भाई। ये था मनुष्य में पोषण। आधा वाला भाग था हमारे लेक्चर, पहले वाले लेक्चर में, और इसमें बाकी का हमने कवर अप कर दिया। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा श्वसन की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे भाई साहब, श्वसन की ओर। श्वसन में आप एक चीज़ देख पाओगे, यहाँ पे हमें एक क्रियाकलाप दिया है, थोड़ा समझ लेते कि क्रियाकलाप क्या है, कैसा है। एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकाली गई वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परख नली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। यानी यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है भाई साहब, एक क्या कर ला, यहाँ पर एक बर्तन ले लिया,
क्या किया हम लोगों ने, एक बर्तन ले लिया, यहाँ पर एक बर्तन ले लिया, इसमें चूने का पानी भर दिया। किसका? चूने का पानी भर दिया। ठीक है, लेकिन इसको दो चीज़ों में कर दिया, ऐसे 2 बार भरा हमने। ठीक है, कैसा भरा है? 2 बार भरा है। तो इसका क्लोन कर देते, इसका ज़रूरी है यहाँ पर क्लोन। अभी देखो समझ में आएगा कैसे, इसको समझ में आएगा। पानी और पानी, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इंसान आ रहा है, खूबसूरत सा या बदसूरत सा जो भी बोलो, ये अपने मुंह से हवा इसमें भरता है, नली के थ्रू एक पाइप लगा देता है और इसमें हवा डाल देगा। ठीक है, मतलब जैसे मैंने अंदर गैस ली, वो नहीं ऐसे। ठीक है, जो बाहर गैस आ रही है ना श्वसन के बाद, निःश्वसित वायु, उस गैस को क्या कर देगा, इसके अंदर भर देगा। लेकिन एक साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक सिरिंज लगा दे रहे हैं। सिरिंज समझते हो भाई? सिरिंज का वो वाला भाग आप देखे हो, डॉक्टर वाली सिरिंज, वो वाली है। समझ में आई बात? ऐसे पिचकारी सिरिंज मतलब पिचकारी, वो क्या करते हैं, बाहर की हवा खींच के इसी माध्यम में डाल दे रहे। अब क्या होगा, चूने का पानी दूधिया होता है। चूने का पानी नॉर्मल से दूधिया कब होगा, पहले वो समझ लेंगे। चूने का पानी दूधिया कब होगा, हम लोग क्या समझेंगे, दूधिया होगा। ये कब होगा दूधिया पानी, जब उसमें जब CO2 मिक्स करेंगे, CO2 को मिश्रित कर देंगे। क्या कर देंगे, मिश्रित करेंगे। क्या करेंगे, CO2 को मिश्रित करेंगे भाई। अब CO2 को मिश्रित करना है, कौन सी माध्यम से, जल्दी या बहुत अधिक मात्रा में हम लोग CO2 दे पाएंगे, A वाले से या B वाले से? सीधी बात है, इसमें क्या हो रही, वातावरण की वायु को खींचकर हम लोग ऐसे पिचकारी लगा रहे। तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। कितनी कम है भाई? क्योंकि हम जानते हैं वातावरण में 78% तो क्या है, नाइट्रोजन है, और 20% पॉइंट समथिंग क्या है, O2 है। 0.1% ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन भाई साहब, जब हम अंदर गैस ले जाते हैं, उसको वापस बाहर लाते हैं, तो उसमें से CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाला पानी और ये वाला पानी, बोले दोनों में से जल्दी कौन सा दूधिया बनेगा? दूधिया कलर यानी एक हल्का सा एक दूध जैसा उसमें कलर आ जाता है। तो ये वाला जल्दी बनेगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। कारण क्या है, जो हमने अंदर गैस ली उसको बाहर निकाले, उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इधर कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेकिन बहुत कम होती है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो ये जल्दी दूधिया बन जाएगा। ये था हमारा कौन सा था, क्रियाकलाप। भाई देख लो, इसमें नली का है, फर्क नली में चूने का पानी, और ये चूने का पानी और रबर नली का है, और इसमें पिचकारी लगा रहे। तो ये जल्दी दूधिया बनेगा। ये क्या बनेगा, दूधिया कैसा बनेगा, जल्दी बनेगा। और इसको टाइम लगेगा, क्या टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि इधर CO2 क्या है, कम है, और इधर CO2 क्या है, ज़्यादा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वही वाला यहाँ पर दिया है भाई, किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें ईस्ट डाली, एक छिद्र वाले को। चलो इसको पहले समझा देते, फिर आपको पढ़ाएंगे। इधर एक बर्तन लिया, उसको ढक दिया, और इसके अंदर मैंने क्या डाला पता है, फल का रस। कौन सा, आम रस। कौन सा, आम का रस। किसका, आम का रस डाला। और भाई साहब यहाँ से एक नली जोड़ दी। क्या कर दी, एक नली जोड़ दी, और इसको एकदम टाइट पैक रखा। और उस दूसरी नली को कहाँ ले गया पता है, उसी माध्यम में ले गया जिसमें चूने का पानी था। क्या था इसमें, चूने का पानी। बहुत इजीली हम लोग समझेंगे, क्या, चूने का पानी। ये क्या समझाना चाहते हैं पता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आम रस है उसके अंदर क्या डाला हम लोगों ने, ईस्ट डाला। क्या डालेगा, ईस्ट डाला। और ये ईस्ट क्या करता है, किण्वन कर देता जल्दी इसका। मतलब इसमें से कौन सी गैस, एक CO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी यहाँ पर, CO2 गैस बनेगी। और CO2 गैस यहाँ से होती हुई क्या आएगी, यहाँ आएगी। तो फिर ये पानी कैसा हो जाएगा, चूने का पानी दूधिया होगा। कैसा होगा,
दूधिया बनेगा। बस यही वाला क्रियाकलाप यहाँ पर समझाया गया था हमें। ठीक है, चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय को अवलोकन कीजिए। समय का अवलोकन करना था भाई, इसमें ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग मुख्यतः हमारे श्वसन की ओर। लेकिन श्वसन के 3 पथ होते हैं जो हमें यहाँ पर समझाए गए। इसका बुक के अंदर इसकी एक थोड़ी सी इसके बारे में नोट्स भी दिया और ये चित्र भी दिया, लेकिन ये चित्र अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो एक कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी सामान्यतः अब क्या होगा, जिस श्वसन जो हम पढ़ रहे हैं कि श्वसन चीज़ क्या है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन चीज़ क्या है। श्वसन वह चीज़ है जो क्या करती है, ग्लूकोज से क्या, ग्लूकोज का खंडन करके इसको क्या करेगी, इसका खंडन करेगी। क्या करेंगे, श्वसन में क्या होगा, ग्लूकोज का खंडन करके इसमें से ऊर्जा प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, ऊर्जा प्राप्त करना है। ये हमारा मुख्य हेतु है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करनी है हमें। अब ऊर्जा प्राप्त करना है तो ऊर्जा 3 तरीके से प्राप्त की जा रही जो हमको यहाँ पर दिए गए। मतलब अलग अलग प्राणी में या अलग अलग कंडीशन में ऊर्जा अलग ढंग से प्रोड्यूस होगी। जैसे एक होगा नॉर्मली हम लोग जो श्वसन करते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक ऐसा होता है हम जब भागते हैं तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एक होता है जब हम बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं देंगे। 3 कंडीशन हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझते हैं पहले, फिर वो बुक के चित्र पे जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर C6 H12 और O6, इसको मैं क्या बोलूँगा, ग्लूकोज। क्या बोलूँगा, ग्लूकोज। ये क्या मेरा ग्लूकोज। और ग्लूकोज ये 6 कार्बन वाला अणु, कैसा, 6 कार्बन वाला एक अणु है। बहुत अच्छी बात है भाई। इसका क्या करेंगे पता है, इसको कोशिका द्रव्य के अंदर, किसके अंदर, इसमें से एक अभिक्रिया होगी कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य नहीं समझ रहे हो भाई, ये हमारी कोशिका है और ये केंद्रक है, तो ये बचा हुआ भाग क्या है, होगा कोशिका का द्रव्य। तो इस कोशिका द्रव्य के अंदर ये एक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया होगी। वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे पाइरूवेट में। क्या, पाइरूवेट में होगा। ठीक है, ये चेंज होगा। और ये कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला अणु है, 3 कार्बन वाला अणु है। अब इस पाइरूवेट का खंडन होगा 3 तरीके से होगा। कितने तरीके से होगा, 3 तरीके से। चलो हम तीनों तरीके से करते। ये 3 प्रोसेस जो है, ये चीज़ें 3 बार सेम होती। एक ये हो गई, ठीक है, इसको क्लोन कर देते हैं, एक बार और ले आते हैं और फिर से इसको क्या कर देते हैं, क्लोन, इसको एक बार और ले आते हैं। ठीक है, अब इसका 3 ढंग से खंडन होगा। कैसे होगा, पहला मैं आपको समझाऊंगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, किसकी उपस्थिति, ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी। क्या, O2 की कमी, यानी कमी हो। देखो, कमी होना और बिल्कुल नहीं होना उसमें फ़र्क है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन यहाँ पर ये लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। क्या, अनुपस्थिति, यानी बिल्कुल नहीं है। कम होना और अनुपस्थिति में दोनों में फ़र्क है। देखो, कम होना जैसे कि ग्लास में पानी कम है, मतलब थोड़ा बहुत तो है, और ग्लास में पानी बिल्कुल नहीं है, यानी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, यानी O2 यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे कम है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ऐसे 3 कंडीशन होगी। सबसे पहली वाली कंडीशन जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समझेंगे। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, कोशिका के अंदर 9वीं में हम लोग पढ़ा था, एक अंग पाया जाता है। कोशिका जो है हमारी, उसके अंदर एक अंग पाया जाता है। ठीक है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये कोशिका का बिजली घर ऐसा होता है कुछ, और ऐसी इसकी ड्राइंग होती है। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये अगली वाली अभिक्रिया होगी, यानी कोशिका द्रव्य में पहली वाली हुई, दूसरी वाली कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़े थे 9वीं में, इसका पहला शब्द यही था कि यह कोशिका का, पहली लाइन थी कि कोशिका का क्या है, बिजली घर है, यानी पावर हाउस है। यानी O2 की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो एक चीज़ बनेगी CO2 बनेगा, साथ ही दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर जल भी बनेगा, साथ में क्या बनेगा, H2O यानी पानी भी बनेगा, और साथ में ऊर्जा रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो हमें क्या चाहिए थी, ऊर्जा ही तो चाहिए थी। हम श्वसन क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए ही तो करते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में होगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा,
तो कमी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा भाई साहब, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल बनेगा। साथ ही में यहाँ पे क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में बनती है, ये बहुत अधिक मात्रा में बनेगी और ये थोड़ी कम मात्रा में बनेगी। अब अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है तो क्या बनेगा, तो बनेगा इथेनॉल, क्या बनेगा, इथेनॉल, क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। और साथ ही में क्या बनेगा, CO2 तो बननी ही है यहाँ पर, और थोड़ी बहुत क्या बन जाएगी, ऊर्जा यहाँ पर बन जाएगी। तीनों में फ़र्क क्या है, ये कब होता है, ईस्ट में होता है, ये कहाँ होता है, ईस्ट में जब हम किण्वन कराते हैं, कब होता है, ईस्ट में जब हम लोग किण्वन प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस होती है, किण्वन। किण्वन मतलब वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, थोड़ा सा इथेनॉल बनेगा और क्या बनेगी, CO2 गैस बनेगी। अच्छा, तीनों चीज़ में आप ये देख पा रहे हो, इधर CO2 बन रहा है, इधर बन रहा है, लेकिन इधर नहीं बन रहा है। तो ये कहाँ पे होती है, बिक रही है। ये तो चलिए इंसानों में या सभी प्राणियों में हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कहाँ होता है, ईस्ट के अंदर होता है। ईस्ट एक मतलब कवक है, ठीक है, तो उसके अंदर होता है बराबर, जिसमें CO2 बनता है, थोड़ी बहुत ऊर्जा भी बन जाती है। लेकिन ये कहाँ होता है, तो ये होता है हमारी पेशी में, क्या, पेशी कोशिकाओं में, हमारी पेशियों में। बोलेंगे पेशियाँ यानी क्या, पेशियाँ यानी हमारी मसल, ये होती है ना, ये बॉडी की जो मसल होती है, पैरों की पेशियाँ होती है, तब ये चीज़ प्रोसेस वहाँ पर हो जाती है। ये वाली प्रोसेस हमारी बॉडी में ही होती है, ये वाली भी हमारी बॉडी में होती है। बोले सर ये कब होती है, पहले वाली प्रोसेस में ऊर्जा बहुत ज़्यादा बनती है, वो सामान्यतः होती रहती है, नॉर्मली भी होती रहती है। लेकिन ये कब एक्टिव होती है, जैसे कि आप कहीं गली से जा रहे हो, आपके पीछे एकदम कुत्ता पड़ जाए, आपने दौड़ा 2 किलोमीटर, आप लगातार दौड़े, दम दिए धनाधन, तुमने रन की फास्ट एकदम, मतलब इतना दौड़े जैसे हुसैन बोल्ट भी इतना तेज़ ना दौड़ता हो, तो क्या होगा, फिर उसके बाद आप घर गए, चलो कुत्ते ने तो पीछा छोड़ दिया, लेकिन एक चीज़ आपके पीछे लग जाएगी, वो होगा एक दर्द, कौन सा, पेशियों का दर्द, ठीक है। आपका शरीर मतलब दूसरे दिन क्या होगा, जकड़ जाएगा, थोड़ा दर्द करेगा, ऐसा लगेगा अरे मम्मी। या फिर नए नए बंदे जब एकदम जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, एक ही दम से मतलब बॉडी बनाना चाहते हैं। मैं भी एक बार गया था, तो एकदम से बॉडी बनाना चाहते हो तो ऐसे मस्त ये डंबल उठाएंगे, यूँ यूँ करके ऐसे ऐसे करेंगे, 50-100 बार डंबल करेंगे, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पे दौड़ लेंगे, थोड़ा बहुत ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर घर आके क्या करेंगे, दूसरे दिन जाएंगे ही नहीं। वो 5,000 भर के आए होंगे महीने का, वो वहीं पड़ा रहेगा, जाएंगे ही नहीं। बोले भाई क्यों नहीं गए, क्योंकि दूसरे दिन उनमें क्या हो गया, दर्द उत्पन्न हो गया। दर्द किस वजह से होगा, वो लैक्टिक एसिड की वजह से। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे कोशिकाओं को एक आदत है नॉर्मल ऑक्सीजन की, यानी एक सामान्य रूप से ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो ठीक है, लेकिन तुम एकदम से दौड़ोगे तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो शरीर क्या करेगा, इतनी एनर्जी नहीं बना पाएगा। इसके लिए वो क्या करेगा, जल्दी से ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट करेगा, और ऑक्सीजन की कमी होगी हमारी पेशियों में, तो वहाँ क्या बना लेगा, फटाफट लैक्टिक एसिड बना लेगा और ऊर्जा भी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और यही वाला लैक्टिक एसिड वो कारण है जब हमारे पेशियों में क्या करता है, दर्द करता है, और ये ईस्ट में होता है। अच्छा आप बोलोगे सर ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है, तो ये वाली प्रोसेस तब होती है जब हम लोग इडली बनाते, खमीर बनाते, जानते हो, जो ज़्यादा इडली, ज़्यादा मात्रा में इडली खा के सो जाओ, खमन ढोकला, मस्त नींद आती है, क्योंकि उसमें इथेनॉल बन गया। इथेनॉल क्या पता है, अल्कोहल का एक पार्ट है, जब वो पीते हैं ना खंबा ला के, तो उसमें यही मात्रा ज़्यादा होती है, और थोड़ी बहुत मात्रा में ये भी बन जाती है। तो इडली खा के सो, नींद बहुत अच्छी आती है इसमें, ठीक है। चलिए, तो यही वाला इसमें दिया गया था मैं डायग्राम, क्या था, ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य में, पाइरूवेट बनेगा, ठीक है। आगे क्या होगा भाई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन का अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति। मैंने इसको ऊपर बना दिया था, इन लोगों ने इसको नीचे बना दिया है, इसको महत्व कम दिया, हालांकि इसी का महत्व ज़्यादा है। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जब उपस्थिति होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा और ऊर्जा बनेगी, 3 कार्बन का अणु होगा। साथ ही में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी भी ऊर्जा बनेगी, इसमें 2 कार्बन का अणु होगा। ये थोड़ा गलत जगह दे दिया, 2 कार्बन का अणु इधर होगा, इधर इधर, ठीक है। ये वाला 2 कार्बन का अणु किसमें, CO2 वाला, ठीक है, 2CO2 जैसा बन जाएगा, जाने तो इस पर ध्यान नहीं देना हमें। और
इधर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। सभी में से अगर देखेंगे, तुलना करेंगे, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में बनेगी इस कंडीशन में। माइटोकॉन्ड्रिया बना रही, ऑक्सीजन फुल है, इसमें कम बनेगा और ये दर्द का कारण बनता है क्या, लैक्टिक एसिड। इसको हम याद रखेंगे। साथ ही जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की एक मुद्रा होती है जिसको हम कहते हैं एटीपी। बुक में हमारे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया, एटीपी। क्या दिया, एटीपी। कई बार परीक्षा में इसका फुल फॉर्म ही आ जाता है। तो ए से क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई, हिंदी में लिख देता हूँ एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। कितना फॉस्फेट है, ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। कितना, 3 फॉस्फेट। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दी है, एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। मतलब जैसे कि हम लोगों की एक मुद्रा है, हमारे लिए क्या मुद्रा, रुपया है। अमेरिका के लिए क्या, डॉलर है। एनर्जी के लिए ज़्यादा चीज़ काम की क्या है, ये एटीपी है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी बनाने में किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जो एडीपी होता है, पहले तो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है यहाँ पर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2 फॉस्फेट। कितना, 2। एक तीसरा एक और फॉस्फेट आ जाता है, फॉस्फोरस। ठीक है। अब 2 तो ये थे और एक तीसरा आ गया, तो क्या बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 फॉस्फेट होते हैं इसमें। अब अंतराश्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब एटीपी इसका उपयोग कर क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। अच्छा, एटीपी का यूज़ कहाँ करते हैं भाई, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ तो इसमें भी क्या होता है, ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। हमने सुना ये कि भाई खाना खा लो तो ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि अंत में हमें श्वसन के द्वारा क्या मिलती है, एटीपी मिल जाती है। ठीक है। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न खंडित होता है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल की तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। यानी एक एटीपी से इतनी एनर्जी बनती है, 30 किलो जूल प्रति मोल के बराबर। इतना खास ध्यान नहीं रखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है। अब जलीय जीव में श्वसन की थोड़ी बात करते हैं कि जलीय जीव में श्वसन कैसे होता है। श्वसन हो रहा था, इसके बाद हम लोग मनुष्य में श्वसन भी पढ़ेंगे। ठीक है। वो 3 प्रकार थे, लेकिन जलीय जीव में श्वसन कैसे होगा, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। भाई ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए होती है जीवों को। ठीक है। तो जो पानी में जीव रह रहे, जैसे कि हमारी मछली, क्या कैसा बनाते हैं मछली, ऐसे नहीं गंदी बन रही है, हटाओ इसको, ब्लैक कलर दे देते हैं। ठीक है। अरे थोड़ा बड़ी बन गई पूछ। ठीक है। सुंदर सी, प्यारी सी, और इधर मैंने बना दी इसकी लिपस्टिक। ठीक है। तो ये क्या है, मछली रानी। जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करती है। भाई अभी ये जल है, क्या है, जल है मेरे पास। ये कहाँ का प्रयोग करती है, जल में विलय। ये बहुत सारा पानी है भाई, कहाँ रह रही है, पानी में तो रह रही है मछली रानी। और इस पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। क्या होती है, O2 होता है, इसमें मिक्स होता है ऑलरेडी। ठीक है, मिला हुआ होता है। लेकिन इस मिले हुए ऑक्सीजन को ये क्या करती है, खींचती है पानी से ऑक्सीजन को अलग करती है और क्या करती है, ऑक्सीजन को फेफड़ों में आगे भेज देती है। देखते वही लिखा है, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। हकीकत में ऑक्सीजन की मात्रा वायु में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी में इतनी नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो क्या करना पड़ता है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। बहुत अजीब शब्द है द्रुत, मतलब फास्ट होती है, इनकी रेट फास्ट होती है। जैसे कि हम लोग श्वास कैसे करते हैं, ये हमारी श्वास है, लेकिन इनकी श्वास कैसे करते हैं, मतलब फास्ट, दे धन अंदर बाहर, बहुत फास्ट होती है। द्रुत मतलब क्या होती है, फास्ट होना। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है। मछली क्या करती है, अपने मुंह के द्वारा पानी अंदर खींच लेती है। क्या, अब जब पानी खींचती है तो साथ में ऑक्सीजन भी अंदर चला जाता है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। फिर क्या करती है मछली, फिर क्या करती है कि भाई साहब ये जो ऑक्सीजन है इसको अलग किया जाता है, किसकी मदद से, क्लोम की मदद से। किसकी मदद से, क्लोम। इनमें क्या फेफड़े होते, बिल्कुल नहीं होते भाई। फेफड़े इनमें क्या होंगे,
अभी मैंने बोला फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो हमारे जो फेफड़ा होता है इनके लिए क्या होता है, वो क्लोम जैसा होता है, नहीं गिल्स भी बोला जाता है। तो वहाँ पे जैसे ये पानी ये जा रहा है, ठीक है, इसने मुंह से खींच लिया, ठीक है, मछली ने क्या कर लिया, मुंह से खींच लिया, क्लोम तक पहुँचा रही है, किसको, पानी को पहुँचा रही है, किसको, पानी को पहुँचा रही है, किसको, पानी को पहुँचा रही है। और साथ ही में क्या चली जाती है, इसमें मिली हुई ऑक्सीजन भी चली जाती है। तो ये क्लोम क्या करता है, इधर से पानी को तो कर देता बाहर, क्या कर देता, बोले पानी भैया आप जाओ बाहर, आप जाओ बाहर। आवश्यकता किसकी है, O2 की, किसकी है, O2 की। इसको ले लेता अंदर और इसको कहाँ मिला देता है, रक्त में, यानी ब्लड में मिक्स कर देता है, ब्लड में क्या कर देता है, यानी रक्त में कर देता मिक्स, ठीक है। तो अब ये क्या जाएगा, अब इस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगा रक्त हमारा। रक्त के अंदर कोशिकाएं होती है और रक्त सब जगह इस ऑक्सीजन को फैला देता है, हाथ में, पैर में, और वहाँ रही हुई माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग करके ATP बना लेती है। तो ये था जलीय जीवों में श्वसन। अब समझते हैं हम लोग मनुष्य में श्वसन, क्या समझेंगे, मानव में श्वसन, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में बहुत अच्छे से, चलिए थोड़ा और बड़ा करके दिखा देते हैं भाई, बहुत अच्छा सा चित्र है। मैंने NCERT का भी चित्र भी लाया। यहाँ आप देख पाओगे ये हमारा मुंह है, ठीक है, और इसके आगे क्या होता है, नाक। नाक से होती हुई श्वास क्या आ जाती है, इधर ग्रसनी में आ जाती है, ग्रसनी से अलग हो जाती है, फिर चली जाती है श्वास नली में। और ये वाले अंगों को अपने क्या बोलते हैं पता है, कंठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंठ कहा जाता है। और ये आगे चली जाती है श्वास नली में, ठीक है, फिर वाहिनियाँ होती है। फिर ये जो गुलाबी कलर के जो अंग दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, फुफ्फुस, क्या कहेंगे, फुफ्फुस, यानी फेफड़े। क्या है ये, फुफ्फुस, फुफ्फुस, फुफ्फास, फुफ्फा कौन है, फुफ्फा। फुफ्फा जी का भी अहम महत्व है घर में, ठीक है, यानी फेफड़े भी इसको बोला जाता है। नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, फेफड़े, क्या बोलते हैं, फीफड़े, ठीक है, इनका बहुत महत्व है। साथ ही में यहाँ पर एक अंग दिखाई देता है, ये ऐसा, ऐसा और ऐसा, फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है ये वाला, ठीक है। इस अंग को हम लोग क्या बोलते हैं भैया पता, डायाफ्राम, क्या बोलते हैं, डायाफ्राम, क्या, डायाफ्राम। डायाफ्राम का भी बहुत ज़्यादा काम है, डायाफ्राम के बिना तो श्वसन क्रिया हो ही नहीं सकती है, ठीक है। आगे चलते थोड़ा सा और समझते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं आप डायाफ्राम का और अच्छे से चित्र यहाँ पे मैंने निकाल के दिया। जैसे ये हमारा क्या, श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र में ये क्या हो गया, हमारा फेफड़ा हो गया। और ये फेफड़े के इधर साइड में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फेफड़े को गायब कर दिया, लेकिन उसके अंदर की संरचना अपने को देखने को मिली कि श्वास नली क्या कर रही है, आगे जा जाके विभाजित हो रही है, और आगे जाके क्या हो रही है, और विभाजित हो रही है, और छोटी छोटी एक अंगों में खुल जाती है। और नीचे जो स्ट्रक्चर दिया है ये कौन सा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसको कहते हैं डायाफ्राम। ये समझ में आए, इसके लिए मैंने चित्र यहाँ पर लाया है आपके लिए। अब हमारे NCERT में जो चित्र दिया है वो समझते हैं। सबसे पहले जो चित्र में दिया है, जैसे कि ये क्या है, नासाद्वार है, फिर दिया मुख गुहा है, फिर ये ग्रसनी है, फिर कंठ है, फिर श्वास नली है, फिर उपास्थि यहाँ से होता हुआ ये क्या, श्वसनी हो जाएगा, फिर श्वसन नलिका हो जाएगी, फिर आएगी कूपिका। यानी मैं अगर ऐसा कहूँ, मैं कहूँ कि हमने जो श्वास अंदर ली, जैसे कि ऑक्सीजन, ये कहाँ से होती हुई कैसे गई अंदर, ठीक है। तो श्वसन अंगों का पहले हम लोग नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, श्वसन अंगों का नाम लिखेंगे। फिर हम लोग मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, वो भी कहाँ से, NCERT से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ में भी हमें आ जाएगा, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो भी यहीं से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानव श्वसन में श्वसन अंगों का वर्णन यहीं कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो मानव श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा मानव में श्वसन अंग कौन से, सबसे पहले क्या लिखूंगा, श्वसन अंग कौन से हैं, श्वसन अंग, श्वसन अंग कौन सा है। सबसे पहला अंग हमारा कौन सा हो जाएगा भाई साहब, मैं इधर एक एक करके लिखूंगा, नाक या नासिका कोटर। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो इधर दिया है नासाद्वार, यानी इसी में आ गया नासाद्वार, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ नासाद्वार, ठीक है। फिर नासिका कोटर यानी अंदर वाला भाग, ठीक है। दूसरा क्या है, नासिका कोटर, नासिका कोटर। अच्छा, मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं,
अच्छा, फिर आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्रसनी आ जाएगी। तीसरे नंबर पे मैं लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ, तो आपको भी ऐसा लिख लेना नोट में बहुत अच्छे से। क्या आ रही है, ग्रसनी। क्या, ग्रसनी। और पता है ग्रसनी जो है ना, ग्रसनी, ये भोजन के लिए और श्वसन के लिए एक ही मार्ग है। इधर ही से भोजन ले जाया जाता है, इधर से हवा ले जाई जाती है, लेकिन इसके आगे अलग हो जाती है। इसके आगे क्या हो जाती है, जब हम भोजन को गटकने जाते हैं तो ये कंठ थोड़ा ऊपर आ जाता है सर। तो ये कंठ क्या करता है, आगे वाली जो नली का उसको ढक देता है और भोजन को पीछे अन्न नली में भेज देता है। ठीक है, लेकिन जब श्वास लेनी होती है तो श्वास हम नॉर्मली ले सकते हैं, नॉर्मली इसके आगे वाला भाग खुला रहता है। फिर इसके आगे आएगा, चौथे पे आएगा कंठ। क्या आएगा, कंठ। इसी से हमारी आवाज़ निकलती है। कंठ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए। फिर क्या आ जाएगी, फिर इधर जो लिखा है वो हम लिखते हैं श्वास नली। क्या, श्वास नली। ठीक है, फिर इसके अगला वाला कौन सा हो जाएगा, इसके आगे श्वास नली से आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, श्वसनी। क्या आ जाएगा, श्वसनी। ये सब अंग है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या दिया है, श्वसनिका। क्या, श्वसनिका। ठीक है, और लास्ट में मोस्ट एंड मोस्ट आईएमपी और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या है भाई साहब, हमारी कूपिका। क्या, कूपिका। ठीक है, ये सब श्वसन अंग है। यानी ये एक रास्ता भी दिखाते हैं, मैंने एक 1 बाय 1 के नासा द्वार से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, O2 जो अपने को पहुँचानी है, नासिका कोटर से कहाँ जाएगी, ग्रसनी में, ग्रसनी से कहाँ आ जाएगी, कंठ से होती हुई श्वास नली में, कहाँ से, श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में। दो अलग अलग भाग देखो बट रहे, दो फेफड़ों के लिए श्वसनी अलग अलग हो जाती है। फिर श्वसनी से जाएगा श्वसनिकाओं में, अलग अलग अंदर श्वसनिका है। फिर श्वसनिका से अंदर कहाँ चला जाएगा, कूपिका में चला जाएगा। अब जैसे ये श्वसनिकाएँ दी है, फिर यहाँ पे क्या दिए, एक स्ट्रक्चर दिया, देखो ये क्या, कूपिका। और इनको देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे गुब्बारा हो। ठीक है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, क्या होती है, कूपिका। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना ये होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या है हमारा मनुष्य का श्वसन तंत्र। सर्वप्रथम क्या होगा, सर्वप्रथम वायु नासा द्वार के द्वारा, क्या, नासा द्वार के द्वारा ग्रहण की जाती है। क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। फिर क्या होगा, फिर ये जो वायु है वो कंठ से होते हुए कहाँ, या मैं लिखूँ यहाँ पर, इसके बाद ग्रसनी से होते हुए कहाँ से ट्रैवलिंग करती है, कंठ। क्या, कंठ। फिर क्या, श्वसन नली में जाती है वायु। आगे क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, आगे लिखूँगा श्वसन नली दो भागों में विभाजित हो जाएगी। श्वसन नली दो भाग में विभाजित होकर कहाँ चली जाएगी, दोनों फुफ्फुस में चली जाएगी। विभाजित होकर, उधर हो लिखा है खाली, चलो, होकर दाएं व बाएं फुफ्फुस में चली जाएगी। क्या, दाएं व बाएं फुफ्फुस में चली जाएगी। फिर वहाँ ये क्या बनेगी लास्ट में, देखो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी थी, यहाँ पर अंग में ये हो गया, और एक हमारा फेफड़ा भी लिख सकते हैं हम लोग। 9वें पे फुफ्फुस भी तो है ना भाई, चलिए, फुफ्फुस अंग में ये भी तो अंग है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो क्या मैंने खाली मार्ग समझाया था। ठीक है, और 10वें पे मैं लिखूँगा डायाफ्राम। क्या, डायाफ्राम। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, श्वास नली से श्वसनी और श्वसनिका में, और अंत में कहाँ खुल जाएगा, दाएं बाएं फुफ्फुस में जाएगी। फिर श्वास नली से श्वसनिका तथा अंत में
क्या हो जाएगा, अंत में वायु कहाँ जाएगी, वायु मतलब हमारी ऑक्सीजन, अंत में वायु श्वसनिका से कूपिका में जाएगी। क्या जाएगी, कूपिका में जाएगी। ठीक है, कूपिका का क्या काम है भाई, कूपिका है क्या, ये श्वसन इकाई है, ऐसा भी लिखेंगे कि कूपिका यह श्वसन इकाई है, श्वसन तंत्र की मैं कहूँगा कि क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, कैसी है, संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई मतलब ये सबसे प्राइमरी चीज़ है, ये नहीं होगी तो श्वसन में कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि कूपिका क्या करती है, कूपिकाओं के आसपास, जैसे कि मैंने कूपिका बनाई, मैं थोड़ा यहीं पे चित्र बना लेता हूँ। कूपिका के आसपास से क्या होता है, यहाँ से ब्लड की नलिका निकली होती है। अब ये क्या करती है, ये ऐसी, और यहाँ क्या होती है, केशिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केशिका क्या होता है भाई, जहाँ पर CO2 और O2 का आदान प्रदान होता हो जिस जगह पर, उसको केशिका बोलेंगे। अब ये क्या करेगी, यहाँ से जो O2 आया वो तो कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर O2 चला जाएगा, और CO2 कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा वापस CO2। तो ये कूपिका से होता हुआ वापस कहाँ जाएगा, उल्टे रिवर्स में होता हुआ निशोषित हो जाएगा। जो श्वसन हमने अंदर लिया था वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड के साथ कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, यानी रक्त में चला जाएगा। ठीक है, और आगे जाकर इसको ऑक्सीजन को आगे पहुंचाएगा, और ये ठेठ कहाँ पहुंचाएगा पता है, हृदय में पहुंचाएगा, हार्ट में जाकर ये ऑक्सीजन जाएगा हार्ट में, जो इसको आगे और पंप करेगा और बॉडी में भेज देगा, ऑक्सीजन युक्त है। और ये कि बिना ऑक्सीजन का ब्लड यहाँ आ रहा था, यहाँ पर CO2 ट्रांसफ़र हो जा रही थी। चलिए इस चित्र को एक बार अच्छे से अलग ही बना देते हैं ना, ताकि क्या ये बीच में ना आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ अलग से, एक चित्र कौन सा, कूपिका का। ठीक है, ये हमारी कूपिका है। ठीक है, कूपिका के पास से यहाँ से क्या निकलती है, ऐसे रक्तवाहिकाएं। ठीक है, ये क्या कर रही है भाई, ये CO2 को ले आ रही है, किसको ले आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ये वाला रक्त यहाँ से क्या ले आ रहा है, CO2 को अंदर ले आ रहा है। बोलेगा लो भाई क्या आ रहा है, CO2 कूपिका के अंदर आ जाए, और कूपिका के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर से यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, यानी O2 आ जाएगा। और ये O2 कहाँ जाएगा, ये रक्त से होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारे हृदय में। कहाँ जाएगा, हृदय में भी कौन से आलिंद नीले में किस भाग में जाएगा, वो हम लोग बात करेंगे आगे, यही वाला टॉपिक आने वाला है। अब ये वापस CO2 कहाँ जाएगा, यहाँ से होता हुआ। ठीक है, यहीं से होता हुआ CO2, अरे कलर ही नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये CO2 होता हुआ वापस चला जाएगा, फेफड़ों से बाहर होता हुआ वापस क्या हुआ, नासिका से द्वारा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये O2 कहाँ चला जाएगा, शरीर के अन्य भागों में चला जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक इकाई है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर O2 एवं CO2 का आदान प्रदान होता है। CO2 का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। क्या होगा, CO2 का आदान प्रदान होगा। और किसको कहाँ भेजा जाएगा, किसको, कि O2 युक्त रक्त कहाँ जाएगा, आगे बाएं आलिंद में चला जाएगा। कहाँ, बाएं आलिंद में भेजा जाता है, में जाएगा। ठीक है, और बाएं आलिंद से ये कहाँ जाएगा, ऊतकों तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, अंत में O2 कहाँ पहुँचा जाएगा, ऊतकों तक, ऊतकों यानी कोशिकाओं तक, लास्ट में ऊतकों तक पहुँचाया जाएगा, पहुँचेगा, जिससे क्या होगा, इसका यूज़ हो जाएगा, और ऊतकों से CO2 बनेगा, CO2 वापस कहाँ जाएगा, फेफड़ों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रा मनुष्य में क्या था, हमारा श्वसन तंत्र बहुत अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं। और इसके नोट्स के लिए आपको क्या करना है,
नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसमें टेलीग्राम की लिंक है, ठीक है, लिखा है लिंक ऑफ टेलीग्राम, और वहाँ जाओगे तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की वीडियोस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को भी भेजें, उन विद्यार्थियों को भी भेजें जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है। और साथ ही लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा कि हम लोग वन शॉट भी लाने वाले, तो वन शॉट में क्या होगा, बहुत स्पीडली फास्ट में इन सब चैप्टर को, पूरे के पूरे एक चैप्टर को एक ही लेक्चर के अंदर समझाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर।